हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा की यह बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है टीआरई 4 के लिए। हम लोग जो है इस बुक से अब तक 1 से लेकर के 390 तक के प्रश्न को पढ़ चुके हैं। हम सभी को जो है 1200 से प्लस क्वेश्चंस जो इस बुक में दिए गए हैं उनको कवर करना है। चलिए, हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक को पिछले वीडियो में कवर किया है, आज उन टॉपिक को पहले देख लेते हैं। हिस्ट्री, ठीक है, मेडावल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री, इन सभी चैप्टर को हम लोग कवर कर चुके हैं। 1857 का विद्रोह, ठीक है। और देखिए किन किन चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इस चैप्टर को भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, इन चैप्टर को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड स्टेट, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य, ठीक है, अनुच्छेद, अनुसूची, नगरीकरण, इन सभी चैप्टर को हम लोग जो है कवर कर चुके हैं पिछले पार्ट में। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। आइए आज के पार्ट में हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक जो है इन टॉपिक्स को नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ पिछले वीडियो को जाके देख ले, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पे शो हो सके, नोटिफिकेशन शो हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के प्रश्न को। विज्ञान, ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। 391 नंबर देखिए कि क्या कह रहा है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। हवा की नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? एरोमीटर का प्रयोग जो है हवा और गैस के घनत्व को जो है मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वो तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चुंबक के क्षेत्र है, तो क्या कह रहा है कि चुंबक के क्षेत्र क्या है? तो चुंबक के क्षेत्र जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे कि विस्थापन, त्वरण इत्यादि, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 393 नंबर, यांत्रिकी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम घर्षण कौन सा उत्पन्न करेगा? तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा, लोटनिक घर्षण जिसको कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि सबसे अधिक घर्षण किसमें उत्पन्न होता है। सबसे अधिक घर्षण जो होता है वो स्थैतिक में होता है, और उसके बाद जाकर के सर्पी घर्षण होता है। फिर सबसे कम जो जाके क्या होता है? लोटनिक घर्षण होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है 394 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग कौन करेगा? तो तीरंदाजी। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? तीरंदाजी, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है स्पेस रॉकेट, यानी कि अंतरिक्ष रॉकेट। ये दोनों जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम को फॉलो कर रहा है। उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि क्या कहता है कि क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साउंड एंड वेव से, ठीक है। 395 नंबर, मानव कान की श्रवण प्रास क्या है?
तो मानव कान जो है जिस ध्वनि को सुन सकता है उसकी रेंज क्या है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना है, 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को जो है मानव कान सुन सकता है। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं, समरी क्या कह रहा है। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, बिल्कुल सही बात है। अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, जो वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। जिस ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ठीक है, और मानव कान इसको सुन नहीं सकते। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि तरंगों को जो है मानव कान जो है नहीं सुन सकता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। ठीक है, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उन्हें श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, और श्रव्य ध्वनि तरंगों को जो है मानव कान सुन सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 396 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्फा किरण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 397 नंबर, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ भी होती है और विद्युत चुंबक की तरंगे भी होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 398 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उन्हें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के पास होता है, परावैंगनी विकिरण के पास जो क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 399 नंबर, हीट एंड टेम्परेचर से प्रश्न भी पूछे गए हैं TRE 1, 2, 3 में। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है, तो क्या कारण है इसका मुख्य कारण, आइए देखते हैं ऑप्शंस को। इसका मुख्य कारण जो है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो होता है वो घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 400 पे 400 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 400 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक बरसाती दिन में क्या होता है कि शुष्क वल्ब तापमापी आर्द्र वल्ब तापमापी की तुलना में जो होते हैं वो ज़्यादा माप दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ड्राई वल्ब थर्मोमीटर शोज हायर रीडिंग देन वेट थर्मोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 401 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक कणिका एक उच्च तापक्रम T और KE पर वाट प्रति वर्ग मीटर दर से ऊर्जा विकिरण करती है। ठीक है, जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा यानी कि वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी, तो कितना होगा, E/81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 402 नंबर में, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि जो है आधार पर दाब अधिक होने से उसके गलनांक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 403 नंबर प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान जो होगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। ठीक है,
आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। ठीक है। आइए लाइट से भी प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 2 में। प्रकाश से, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अविलंब और परिवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 405 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो उच्चतम जो ऊर्जा हो जाएगी ब्लू लाइट में हो जाएगी। किस में हो जाएगी। ब्लू लाइट में हो जाएगी, नीला प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 406 नंबर 406 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो क्या कार्य करेगा, यानी कि फोकल जो f जो है ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर होगा। एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा। उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 407 नंबर क्या कह रहा है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होते हैं। ठीक है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह किस लिए होता है, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड टू क्रिएट apparent opacity। ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 408 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है, आवृत्ति जो है इसकी नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए इनके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट समरी है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल जो होती है, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश का आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। 409 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू कैंडेला एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वह है। तो वह क्या है, 8 ल्यूमेन है, 8 पाई ल्यूमेन है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 410 नंबर। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा, तो वायलेट होगा, यानी कि बैगनी रंग जो होते हैं वो अधिक विचलित हो जाते हैं। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की इसके समरी को देखते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित हो जाता है और त्रिभुज के आधार की ओर अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है। प्रकाश का यह फैलाव जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य और अपवर्तक का सूचक है, सूचकांक पर निर्भर करता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 411 नंबर। क्या कह रहा है कि एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभि की दूरी होती है। कितना होता है नाभि की दूरी, तो 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 412 नंबर 412 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, वो वायलेट है, बैगनी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 413 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, इनसे भी प्रश्न है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण होते हैं। तो नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 414 नंबर में आते हैं डायोड का प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को किसके प्रयोग में लाया जाता है? 414 नंबर प्रश्न कह रहा है डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दृष्टकारी के रूप में। किसके रूप में लाया जाता है? एज ए रेक्टिफायर के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, दृष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए, ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आम मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आम मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 416 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए ओम के नियम को पढ़ लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार जो है यदि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट भी है और समानुपाती हो जाएगा। किसके समानुपाती हो जाएगा? R इक्वल टू V/I। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यह जो है एक अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है? आइए प्रश्न संख्या जो है 417 में देखते हैं क्या कह रहा है कि किस तापमान पर लौह चुंबक के पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। ठीक है, लौह चुंबक के पदार्थ जो है वो अनुचुंबक के पदार्थ बन जाता है किस तापमान पर? ठीक है, तो किस तापमान पर बनता है? तो क्यूरी के तापमान पर जो है लौह चुंबक के पदार्थ जो है वो अनुचुंबक के पदार्थ बन जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 416 नंबर क्वेश्चन छूट गया था पिछला क्वेश्चन। आइए इन्हें देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो विद्युत विभव को मापने के लिए हम लोग जो है वो गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर इन दोनों का उपयोग करते हैं विद्युत विभव उपकरण को मापने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी कह रहा है विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह जो है एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है चुंबक किससे दिया गया है? मैग्नेटिज्म से दिया गया है। 417 नंबर पढ़ चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 418 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुयायिक क्रिया सबसे क्षीण है? तो कौन सी अनुयायिक क्रिया सबसे क्षीण है? तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल, जिसको हम लोग गुरुत्व भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल जो है वो अनुयायिक क्रिया सबसे क्षीण है। ठीक है, टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न है 18/12/2023 में, पेपर 3 में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 419 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली सामग्री है। तो क्या है? कोर बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली सामग्री जो है वो नरम लोहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरम लोहा। ठीक है, 420 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि जूल जे जूल है और सी कूलम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है यदि जे जो है जूल है, सी कूलम है और ए एम्पियर है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक ये होता है जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। और वोल्ट भी हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी क्या कह रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है और इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में
अंतर को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 421 नंबर में क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप में आवेशित कण है? तो कौन सा धनात्मक रूप में आवेशित कण है? अल्फा किरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 422 नंबर में नाभिक के रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। नाभिक के रिएक्टर में D2O का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, मॉडरेटर के रूप में होता है, मंदक के रूप में। एज ए मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में जो है वो D2O का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? D2O का प्रयोग जो है मॉडरेटर के रूप में होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 423 नंबर, किसी विखंडनीय द्रव्य या क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो क्रांतिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मिनिमम मास रिक्वायर्ड फॉर चैन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 424 नंबर देखिए क्या कह रहा है। खगोलिकी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और ग्रेविटी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा होगी। तो पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो स्थिर रहेगा। ठीक है, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इसके समरी को देख लेते हैं। समरी कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। 425 नंबर 425 नंबर, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो भू स्थिर उपग्रह जो है घूमेगा कहाँ? फिक्स्ड हाइट पर घूमेगा। ठीक है, स्थिर ऊंचाई पर जो है वो घूमता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 426 नंबर पे क्या कह रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई क्या है? तो अनुमानित ऊंचाई जो है वो 35,000 किलोमीटर है। यानी कि इसकी ऊंचाई जो होती है, कुल ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। यहाँ पे बाय ऑप्शंस के हिसाब से जो है दिया गया है, तो 35,000 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 427 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, कब होता है? किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती कब होता है? जब उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, लेंथ के समानुपाती होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 428 नंबर देखते हैं क्या है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये बर्नौलीज परिमेय, बर्नौलीज थ्योरम पे काम करेगा, बर्नौली का सिद्धांत पे काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 429 नंबर में एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में। तो खड़े होने की स्थिति में जो है अधिक भार ढकेल सकता है स्टैंडिंग पोजीशन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से भी प्रश्न दिए गए हैं रसायन विज्ञान पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फिजिकल केमिस्ट्री से? शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक होगा। तो शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, क्या होगा? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 431 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रोजन के परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो वो n² के समानुपाती हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 433 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहा जाता है रिडक्शन कहा जाता है, यानी कि अपचयन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 433 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो परमाणु त्रिज्या जो है वो लिथियम की सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शंस के हिसाब से लिथियम हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं, समरी में क्या कह रहा है। फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक यानी कि 348 पिकोमीटर तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम कितनी होती है? वो 0.208 nm होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 434 नंबर, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इथिलीन। ठीक है, 435 नंबर, इससे पहले हम लोग इसके समरी को देख लेते हैं। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए इथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होते हैं। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं। चूँकि इथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। ठीक है, ये उत्पादक फलों को पकाने के लिए की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मदद करती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 435 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह जो है न्यूट्रलाइजेशन है, यानी कि उदासीकरण की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 336 नंबर क्या कह रहा है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में जो है वो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टर्टरिक अम्ल। ठीक है, मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आइए देख लेते हैं इनके समरी को देख लेते हैं। सिरका, देखिए सिरका किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल में जो है सिरका पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, और नींबू के रस जो है वो साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू के रस में पाए जाते हैं। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली के रस में पाया जाता, इमली में पाया जाता, अंगूर में पाए जाते हैं, सॉरी। ठीक है, इमली और अंगूर दोनों में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 437 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस का आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 438 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसका मान जो है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक है? तो ब्लड प्लाज्मा का है, यानी कि रक्त प्लाज्मा का जो है सबसे अधिक पीएच मान है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, रक्त प्लाज्मा का जो है वो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हम सभी जो है पीएच पैमाना पढ़े हैं। पीएच पैमाना 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 7 तक, यानी कि क्या कहता है कि 0 से 14 तक निर्धारित होते हैं। और पीएच मान 7 वाले पदार्थ को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर वाले पीएच वाले पदार्थ क्षारीय और 7 से कम वाले पदार्थ जो है वो अम्ल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 439 नंबर, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए तो ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। ग्रेफाइट यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 440 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एल्कोहल पेय के लिए जो है वो उपयुक्त है, तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथेनॉल। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। एथेनॉल निर्जल एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH होते हैं, जिसमें गेहूं, मक्का, गन्ना तथा शक्कर आदि जो है उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 441 नंबर में, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाली यौगिक है। तो पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाली यौगिक जो होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होती है, Ca ब्रैकेट्स HCO3 का होल 2। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। वह यौगिक जो पानी में घुलने पर कठोर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो पानी में घुलने पर कठोर बनता है। पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 442 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय के NO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर देती है, तो वो क्या है? C6H8O7। ठीक है, आइए ऑप्शन इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय के NO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट नहीं कर सकता है, वह क्या है? C6H6O7 साइट्रिक एसिड है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 343 नंबर, न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो क्या चाल होती है? कि 3C/137 होती है। ठीक है, 444 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? यह रासायनिक सूत्र वो चीनी मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी मिट्टी का हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि Al2O3 2SiO2 2 मोल H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुगठय मिट्टी है जो कि प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन जलयुक्त एल्यूमिनियम सिलिकेट Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 445 नंबर 445 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ पिघलेगा या मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? गिरेगी। तो मिट्टी की सतह जो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। पिघलने से मिट्टी के तेल की सतह जो है वो गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 446 नंबर, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे गए हैं। माचिस की डब्बा में रगड़ने वाली सतह पर मौजूदा मुख्य संगठित रासायनिक घटक क्या है? माचिस के डब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो फास्फोरस है। फास्फोरस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 347 नंबर देखिए, पहले इनके समरी को देख लेते हैं कि लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली ठीक है रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीलियों में मौजूद पोटेशियम क्लोराइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न हो जाती है और माचिस जो की तीलियाँ क्या होती है? जल जाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 447 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापक नाम क्या है? इसका बेसिक नाम जो है वो सफ़ेदा है। ठीक है, सफ़ेदा वाइट लेड है। 448 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो 7/7 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, 49 नंबर देखिए। 449 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? तो कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस को। हल्दी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
टर्मरिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है अम्ल क्षार का उपयोग करते हैं इसमें। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 450 नंबर में। 450 नंबर कहता है कि शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजन चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 451 नंबर में कि किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो क्या व्यक्त की जाती है? उसके कैलोरी मान को जो है व्यक्त की जाती है। ठीक है, उसके कैलोरी मान को व्यक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले इसके पॉइंट को देख लेते हैं। ईंधन की दक्षता आप मापने की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में जो है वो कोक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं कि धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जा सकता है। कोक का उपयोग धातुकर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक होता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। ठीक है। मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 पेयर होता है, एक जोड़ा होता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 462 नंबर में क्या कह रहा है? 462 में पहले इनके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी में देखिए, मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े गुणसूत्र जो है पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में ये XY तथा महिलाओं में ये XX होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका जो होती है वो एक जोड़ी होती है यानी कि XY होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 462 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणसूत्र पर जीन का व्यवस्था होता है। जीन की व्यवस्था कैसी होती है? लीनियर होती है, लीनियर मैनर होती है, रैखिक में होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 463 नंबर में 463 नंबर क्या कह रहा है? शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं का प्रकार। तो कौन सी कोशिकाएं होती है? वो लिम्फोसाइट होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। समरी को पढ़ लेते हैं। लिम्फोसाइट क्या कह रहा है कि लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। यह हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे परिचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फाइड में अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है 464 नंबर क्या कह रहा है? बायोफाइट्स किनमें बीजाणुओं मित्र कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द्विगुणित होती है, द्विगुणित। देखिए, बायोफाइट में बीजाणुओं मृत कोशिकाएं होती है। तो कितनी होती है? तो द्विगुणित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 465 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्रायः किसका उपयोग करती है? तो कोशिकाएं जो है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगले प्रश्न की ओर आइए। ग्लूकोज का जो है सूत्र क्या होता है? C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो है घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, ग्लूकोज घुलनशील होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, सभी को मालूम है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 466 नंबर में कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो भोजन के साथ हमारे मुंह में मिलता है वो एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है 467 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन कहते हैं। कोबालामिन B12 का रासायनिक नाम जो है कोबालामिन है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी में क्या कह रहा है, विटामिन जो होते हैं वो कुल 13 प्रकार के होते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील है वो BC है, और जो वसा में घुलनशील है वो ADEK। इसको याद रखने का तरीका है कीड़ा, KEDA याद रखिएगा जो वसा में है, बाकी रेस्ट जो है वो जल में घुलनशील है, BC। ठीक है, आइए इसके और भी पार्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, और देखिए विटामिन 6 को क्या कहते हैं, B6 को क्या कहते हैं, B6 को है पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, B12 को हम लोग साइनोकोबालामाइन कहते हैं। ठीक है, विटामिन C को हम लोग जो है एक्सॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, और विटामिन E के टोकोफेरॉल, विटामिन K को फ्लोविनोन। ठीक है, फ्लोविनोन। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 468 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसको संदर्भित करते हैं। तो आनुवांशिकता जो है वो जेनेटिक्स को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए आनुवांशिकता के बारे में क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता के बारे में सबसे प्रथम जो जानकारी दी थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। ठीक है, जिस कारण से उन्हें आनुवांशिकता का क्या कहते हैं, फादर कहते हैं, पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग में उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। किसका चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं। जानते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागति होती है गति, उसको आनुवंशिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 470 नंबर, देखिए क्या कहते हैं। 470 नंबर में किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, जीन मानचित्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, जीन मानचित्रण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 471 नंबर में माता पिता से संतति में लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेरेडिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, 472 नंबर देखिए क्या कह रहा है। जीव जगत का वर्गीकरण, देखिए जीव जगत के वर्गीकरण से भी टॉपिक लिया गया है। जीव जगत का वर्गीकरण प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो पादप काइकी कहते हैं, प्लांट फाइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादप काइकी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 473 नंबर में 473 नंबर में क्या कह रहा है कि मृत जीवों के अपघटक है। तो मृत जीवों के अपघटक कौन से होते हैं, वायरस होते हैं। ठीक है, और विषाणु भी होते हैं, फंगी भी होते हैं। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 474 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 474 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है, तो दलहन जो है वो पल्सेस जो है फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके जो है समरी को देखते हैं। कह रहा है कि मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य जो है करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 475 नंबर में
लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो कौन सा वर्णक आवश्यक है? लैंगहीमोग्लोबिन जो है वो आवश्यक है, लैंगहीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 476 नंबर में। देखिए 476 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक है। एक होता है कि ऑर्थोनोलॉजी, ऑर्थोनोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है 477 नंबर क्या कह रहा है? प्लांट पादप आकारिकी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, पादप आकारिकी से, ठीक है। 477 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कीट भक्षी पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा कौन है? ड्रॉसेरा है। ड्रॉसेरा जो है कीट भक्षी पौधा है, यानी कि ये ऐसा पौधा है जो कि कीट को भी खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े जब उस पर बैठते हैं तो अपनी पंख फैला करके बैठते हैं जब भी, तो वो जो पत्ते क्या होते हैं उसको अपने अंदर में बंद कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए 478 नंबर क्या कह रहा है कि किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है। तो किसी पेड़ की उम्र की गणना जो की जाती है उसकी बलायों को गिनकर किया जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, ठीक है। ये भी आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ ग्रीथ अबव 1 मीटर ऑफ फ्रॉम ग्राउंड, ये बाय ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आइए 479 नंबर में क्या कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो विसरण है, डिफ्यूजन कहलाती है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है, यानी कि विसरण कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 480 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीची का खाद्य भाग है, यानी कि लीची का खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। इसके खाने वाले भाग का नाम को एरिल कहते हैं, ठीक है। आम का खाने वाले भाग को मध्य भित्ति कहते हैं। नारियल के खाने वाले भाग को भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। और सेब के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? मंसाल पुष्पासन कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 481 नंबर में। 481 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे में प्रतिपादित कालिता की खोज करने वाले हैं। तो कौन है? गॉर्नर और एलॉर्ड, ठीक है। कौन है? गॉर्नर और एलॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 482 नंबर क्या कह रहा है? स्टोमेटा पत्तियों की सतह, क्या कह रहा है? स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो है होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, CO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 483 नंबर में। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, यानी कि सूखे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए 484 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है कि पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक दबाव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 485 नंबर में। देखते हैं क्या कह रहा है 485 में। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सही है। इसमें जो है गांठ एवं पर्व होते हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 486 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कार्पेल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कार्पेल। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इन्हें पहले इनके समरी को देख लेते हैं। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल जो है स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होते हैं तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 487 नंबर में।
487 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आइए 488 नंबर देखते हैं। 488 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्लास्टिक मूवमेंट कहलाती है, सॉरी पैरेस्टिक मूवमेंट यानी कि क्रमानु संकुचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 489 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एंडोलिम्फ जो है नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ जो होते हैं वो आंतरिक कर्ण में होते हैं, इंटरनल एयर में होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 490 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कहलाता है जाइमेज। क्या कहलाता है? जाइमेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 491 नंबर, रक्त पट्टिका मदद करते हैं, रक्त पट्टिकानु मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं? रक्त स्कंद में, इन ब्लड क्लॉथिंग में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 492 नंबर में कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 493 नंबर में 493 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? तो कितने पद या पदों से होता है? 3 से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निष्पादन होता है। 494 नंबर देखते हैं। मानव गुर्दे में निस्पंद इकाइयों को कहा जाता है, मानव गुर्दे में निस्पंद इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 400 देखिए इनके समरी को देख लेते हैं। नेफ्रॉन मात्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर की तुलना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, 495 नंबर क्या कह रहा है कि टैकीकार्डियो में हृदय की गति हो जाती है। तो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, टैक्योकार्डिया में हृदय की गति फास्ट हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 496 नंबर में क्या कह रहा है कि लैक्टियस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? लैक्टियस जो होते हैं वो फैट एब्जॉर्प्शन से होते हैं, वसा अवशोषण से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 497 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। उभयचर जो है सांस लेने में उपयोग में लाए जाते हैं। तो लंग से लेते हैं, स्किन से भी लेते हैं और गिल से भी लेते हैं, यानी कि तीनों से लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेफड़ा, त्वचा और गिल। ठीक है, इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। 498 नंबर पे देखते हैं। लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो लार का प्रमुख कार्य जो है वो स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करना, यानी कि स्टार्च का माल्टोज के रूप में बदलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 499 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए इसके ऑप्शन को भी समरी को देख लेते हैं। लार में एमाइलेज नामक पाचक पाया जाता है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, 499 नंबर में जो है आपका कह रहा है कि मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इनके समरी को देख लेते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्सों को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 500 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन। हृदय केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। हृदय जो है केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है शार्क के मामले में। किसके मामले में? शार्क के मामले में, इन केस ऑफ शार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
आप सभी को ये सेशन अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।